जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। क्वेश्चन कोई है? जी बिल्कुल, आपको फिर वो वर्किंग ऐसे करनी पड़ेगी कॉस्ट मॉडल वाली, फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जी स्टार्ट से करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल में तो मजबूरी है। क्या ख्याल है? जंप करके आ जाना ना। कॉस्ट अगर स्ट्रेट लाइन हो तो फिर तो मुश्किल नहीं होगी, इकट्ठा लेकर ईयर एंड पे पहुंचना, उसको कंपेयर कर लेना इम्पेयरमेंट है या नहीं है, और उसके अंदर फिर आपको जितना भी होगा वो पीएनएल के अंदर ही जा रहा होगा। लेकिन हमने तो एसेट की बुक वैल्यू बतानी होती है ना, तो वो कम होगी या नहीं होगी तो उसको लेना पड़ेगा। क्योंकि कॉस्ट मॉडल में भी ये, बल्कि याद आया मुझे, वो लिखना है वहाँ पे जाके, पूरा कर ना लें, ताकि ये वाली बात भी दोबारा से सामने भी आ जाए। ए तो मैं बड़ा कीता सी, गया नहीं उत्थे। बेटा वो ऐसे है कि आप अपने मैथ के टीचर से या क्यों के स्टूडेंट से, नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो अपने किसी जूनियर से पूछ लेना। वैसे मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि मेरी ज़रा तरतीब डिफरेंट होती है। मैं चाहता होता हूँ पहले ज़रा एकदम बिल्कुल पक्का पक्का हो जाए, हालांकि हो गया अभी भी आपको काफ़ी हद तक पक्का। मेरी भी तसल्ली नहीं हुई कि स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस कहीं बच्चे मिक्स ना कर जाएँ। तो मैं बता दूंगा किसी, वैसे ज़रूरी नहीं समझता मैं बताना, बता भी देता हूँ, कभी कभी गोली भी करा देता होता हूँ। ये देखें जी, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में हम कॉस्ट मॉडल पे भी रह सकते हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी रह सकते हैं। अगर कॉस्ट मॉडल पे रहें तो स्टैंडर्ड ने ये लिखा हुआ है कि आपके एसेट जो है वो कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस इफ़ एनी पर नज़र आएगा। ठीक है, यानी बुक वैल्यू का पूरा फॉर्मूला आज पता लगा है। ठीक है, इफ़ एनी स्टैंडर्ड के अल्फाज यूँ हैं, स्टैंडर्ड यूँ लिखता है कि एसेट सब्सिक्वेंटली कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, और ब्रैकेट में लिखा होता है इफ़ एनी पर नज़र आएगा, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस लाजमी नहीं है कि आए, तो इसलिए कहता है अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो भी माइनस करना है। बिल्कुल ऐसे ही आपके ये देख लेना बाद में, फिर कोई नहीं, अगर इसको आप घर जाके भी लिख लेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो आप ना लिख सकें, अल्लाह माफ़ करे। देख लें इधर, वो ढूंढना शुरू कर दिया, घर जाके ढूंढना। रीवैल्यूएशन मॉडल में लेस, अच्छा, रीवैल्यूड अमाउंट लेस अक्यूमुलेशन लेस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। तो बेटा अगर क्वेश्चन उनका जो था वहाँ से बात निकली कि अगर आपने रीवैल्यूड एसेट का भी इम्पेयर हो गया और आप नोट का सवाल कर रहे हैं, तो ऐसे सवाल के अंदर आपको अगर हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन बुक वैल्यू निकालनी है तो इम्पेयरमेंट तो उसमें से भी माइनस होती है, तो वही सिंपल कॉस्ट मॉडल वाला सवाल पे पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये तो एग्जांपल्स भी रहती हैं। चलें जी वापस चलें वापस। हाँ जी, अब क्या करें जी? आपके ख्याल में किस पे करेंगे? पागल होगा फिर मैं तो ऐसे नहीं करूँगा। कौन सी रीवैल्यूड अमाउंट? नहीं, कौन सी रीवैल्यूड अमाउंट? नहीं नाम ना, उसको फिगर पे बोले ना। हैं ये इस पे, ये तो रही ही नहीं। एसिड के अकाउंट को इम्पैक्ट नहीं करता। नहीं 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 नहीं, बात यह है कि वो एसिड 800 पर ही रहेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए 50 इस्तेमाल करेंगे। मतलब मैं कोशिश करता हूँ ज़रा जल्दी से बना दूँ इसका नोट। आप लोग पढ़ाने नहीं देते मुझे, जो मैंने पढ़ाना है, वैसे आपस की बात है। पीपीई का नोट है, ठीक है। अब ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग 15 में सारा कुछ ही हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे। एडिशन नहीं है, चलो एडिशन, एडिशन ना लिखूँ, एडिशन डिस्पोजल नहीं है ना लिखूँ ना। ओपनिंग, उसके बाद ट्रांसफ़र, रीवैल्यूएशन और क्लोजिंग। देखो मैंने यहाँ कोई जगह नहीं बनाई इम्पेयरमेंट की। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्लैश इम्पेयरमेंट इकट्ठा ही कर लेते होते हैं, ऐसे ही है। ओपनिंग स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन है, तो पहले ट्रांसफ़र लिखो ना, ट्रांसफ़र फिर डेप्रिसिएशन फिर इम्पेयरमेंट और फिर क्लोजिंग। अब ये नोट है
फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ लिख लेता हूँ 31 दिसंबर 15, ऐसा ही है? नहीं, ये 15, दूसरा तीसरा सारों में यही था, 31 दिसंबर 15। अब यकम जनवरी 14 पे खड़े होकर, नहीं यकम जनवरी 15 पे ओपनिंग चाहिए ना, तो 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर आपने सवाल से पूछना है, एसेट से पूछना है क्या तुम रीवैल्यू हुए अपनी ज़िंदगी में इससे पहले? उसने कहा नहीं। हमने कहा इसका मतलब क्लोजिंग में कॉस्ट है 500 जो कि ओपनिंग में बन जाएगी कॉस्ट। फिर आपने कहा अगर तुम रीवैल्यू नहीं हुए तो सारी ज़िंदगी की डेप्शन, उन्होंने कहा जी ये बनती है। अब ये सारी चीज़ निकली हुई इसलिए मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब 312 जो फिर आपने ट्रांसफ़र करना है, तो ये 312 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ तक किसी को ये बात समझ नहीं आई तो बताएं। ये मैं सेकंड का नोट बना रहा हूँ, सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब इसी दिन यकम जनवरी 15 को एसेट क्या हो रहा है? रीवैल्यू। तो आप क्या करेंगे? ट्रांसफ़र, और फिर सरप्लस है लॉस है? सरप्लस कितना? 612। तो सरप्लस एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना जी? 612 से क्रेडिट हो गया। क्लोजिंग बताओ? 800। देखो मैंने क्लोजिंग लिख दी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये एसेट डेप्रीशिएट हुआ 267 रुपये से, ऐसे ही है, तो 267 से डेप्रीशिएट हो गया और होकर पहुंच गया 31 दिसंबर 15 पे। अब आपने इसको इम्पेयर किया तो ओए होए होए होए, देखो पीपीई का नोट बनाते हुए कौन से कॉलम को देखते थे? ठीक है, लेकिन ये अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट है ना, ठीक है। अब ये रीवैल्यूएशन नहीं है कि एसेट ने वैल्यू बदलनी है, एसेट कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पे आएगा। इम्पेयरमेंट लॉस बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह से है, जो एसेट में क्रेडिट तो कर सकते हैं, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन यही है कि हम उसको अलग अकाउंट में रखते हैं ताकि नोट बनाते हुए कॉस्ट अलग नजर आए या रीवैल्यूड अमाउंट अलग नजर आए, अक्यूमुलेशन अलग नजर आए, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट अलग नजर आए। ठीक है, मैंने वैसे इसको इकट्ठा करना सिखा दिया था, अगर ना समझ आए तो मैं अलग भी कर दूंगा अभी। ठीक है, इसका मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, पीएनएल डेबिट, और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट इसके साथ एक मिनट लगा हुआ, ठीक है ना, क्रेडिट कितने से? 483 से। लो ये तुम्हारा 483 आ गया। क्लोजिंग बताओ? 700। अब मुझे बताओ बुक वैल्यू क्या है? 50। अच्छा, अब मसला ये है कि आप रीवैल्यूड अमाउंट को लेकर तो नहीं चल सकते। मैंने ये शायद कल कहा था जब आपने पूछा होगा, आपने सवाल भी ये पूछा होगा ना कि एसेट की वैल्यू बदल गई ना, एसेट की वैल्यू अपनी जगह पे है, मतलब एसेट की कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट तो नहीं बदली, एसेट की बुक वैल्यू बदली है, जिसकी वजह है उसको राइट डाउन करना 483 की अमाउंट से, ये कम कर लिया उसको। ठीक है, अब अगले साल जब ओपनिंग बनेगा तो ये 800 ही रहेगा। 31 दिसंबर 16 की बात कर रहे थे ना आप। उसके बाद कोई ट्रांसफ़र नहीं, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, तो क्लोजिंग भी क्या है? अभी भी 800 ही है बेटा। उसके बाद ये 750 ओपनिंग बन गया, कोई ट्रांसफ़र नहीं, कोई इम्पेयरमेंट नहीं, सिर्फ क्या चीज़ चाहिए? और असूल क्या बना लिया हुआ है, मैं कर देता हूँ इसके आगे एक साल यहाँ पे। ठीक है, ये देखो डेप्रीसिएशन के लिए जब रीवैल्यूएशन, जब इम्पेयरमेंट हो जाए तो फिर हम रिवाइज्ड बुक वैल्यू लेते हैं और रिमेनिंग लाइफ लेते हैं, जो हम इम्पेयरमेंट के दिन खड़े होकर निकालेंगे। तो इम्पेयरमेंट के दिन कितने साल गुजर गए? 6 गुजर गए, तो 10 में से कितने, असल लाइफ 8 थी, 8 में से 6 गए तो बाकी 2, तो कितनी डेप्शन आएगी अगर हम आगे चलते तो? अगर हम आगे चलते तो जी 25, और नशर भी करना पड़ेगा, वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन चलो तरतीब है कि जी आगे जाने की, बस समझाना ही था जी। ये जनाब 31 दिसंबर 16 की डेप्रिसिएशन है, कितनी? 35.5 भी लिखना है। चलो जी, बुक वैल्यू बात समझ आई अब? तो डेप्रिसिएशन के लिए फिगर बदली है, डेप्शन देखो, चेंज इन एस्टीमेट जब होता था तो डेप्शन नहीं बदलती थी, बुक वैल्यू नहीं यूज करते थे, क्या एसेट की कॉस्ट बदल जाती थी? नहीं, डेप्रिसिएशन का पैटर्न बदलता है बेटा। ये बात समझ आई है? इंपॉर्टेंट बात ही है, ऐसी खाम में आपको ये कन्फ्यूजन रह जाना था बस। और कभी भी रीवैल्यूएशन वगैरह ना हो, कोई गड़बड़ एस्टीमेट चेंज वगैरह ना हो, तो बस 2 साल ही लाइफ बाकी थी, एसेट ने खत्म हो जाना है, इससे अगले साल में खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी
5 की। अब जो डेप्शन पहले 267 पे थी वही तो नहीं लेके चल सकते, एसिड ही 50 रुपये का बचा है, तो आप कैसे उसको, बट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप बस जो है ना वो बाकी लाइफ के ऊपर जो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन एसेट अभी भी अपनी बुक ये इसमें एसेट अकाउंट में उसकी या कॉस्ट पड़ी होगी, अगर रिवर्स मॉडल वाला रीवैल्यू हुआ तो रीवैल्यू अमाउंट पड़ी होगी, बाकी तो सारी गड़बड़ नीचे पड़ी हुई है जी। 775 और बुक वैल्यू, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट जो है वो एसेट की वैल्यू में कमी है, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, जिसको हम एसेट अकाउंट में क्रेडिट तो कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, बेहतर नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को अलग रखना है और अक्यूमुलेशन को अलग रखना है। स्टार्ट पे भी दिखाओ, एंड पे भी दिखाओ, रेकंसिलिएशन भी दिखाओ इनके दरमियान। नोट पढ़ाया था, ठीक है, समझ आ गई बात की। क्वेश्चन अच्छा था, कोई बात नहीं, टाइम लग गया तो ये छोटे मोटे कन्फ्यूजन वैसे ही खाम खा, समझ आई है बात की, चल सकते हैं आगे। ये किसी को ना समझ आई हो ये बात कि हुआ क्या है, ये क्या बात हुई है, किसी की आंख लग गई, आपको आंख लो, ये क्या हुआ जी। सर जैसे अब पहले रिवैल्यूएशन हो रही है, फिर इम्पेयरमेंट हो रही है, हाँ, पहले इम्पेयरमेंट हो जाए फिर रिवैल्यूएशन, सो व्हाट, रीवैल्यूएशन मॉडल है तो यही चलेगा, पीएनएल का कॉलम पड़ा हुआ है, रख लेना, वही चलाएंगे, सेम रिवेन सरप्लस जैसा ट्रीटमेंट, ओके। रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट तो चेक करनी पड़ेगी ना बेटा, वो तो चेक करनी पड़ेगी, हम देखेंगे कितनी है, सेम तो नहीं हो सकती। रीवैल्यूएशन कब हुई, मिसाल के तौर पे 1 जनवरी 15 को, तो 31 नवंबर 15 तक कितने हालात बदल जाएंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कम होगी या ज़्यादा होगी, तो चेक करना पड़ता है ना, कुछ मुहर्रकात होते हैं जिस वजह से इम्पेयरमेंट कर रहे होते हैं, तो ऐसे कैसे हवा में हम सवाल फेंक दें, कोई चीज़ समझे बुझे बगैर, चीज़ें सारी सामने हों तो फिर ये डिसीजन ले सकते हैं, ओके जी। जी बेटा वो असल में ना मैंने इसको इकट्ठा कर दिया था ना, ये एक तरीका सिखाया था, अगर आपने अलग करना है तो फिर आपको यूँ चलना पड़ेगा, याद अगर नहीं करूँ वो काम भी, अब वो काम भी कर लो, सुन लो अब, ठीक है कर लो, तुम लोगों का आज मिशन है, मुझे लगता है तुम लोगों के जो दोस्त कह गए हैं ना वो ये कह के गए हैं कि खबरदार उसको आगे रिवर्सल न करा देना, लेकिन अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मैंने करा ही देना रिवर्स जी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में ओपनिंग, ट्रांसफ़र, रीवैल्यूएशन, देखो मेरी ख़राब तबीयत के बावजूद आने का मकसद क्या है कि मैं पढ़ाऊँ, मैं कोई इधर को टाइम पास करने आया हूँ, तो दिहाड़ी मेरी लगनी थी यहाँ पे 500 रिवर्सल करवाने ही आया हूँ, अल्लाह करे कर लें तब पहुँच जाएँ। वैसे इंडिकेटर्स भी हैं लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा टाइम लगा दिया, असल में थोड़े इस तरह के सवाल आपके होते हैं ना जो काम के ऊपर मैं जवाब भी दे देता हूँ लेकिन उन पर टाइम तो लगता है ना। अब भाई ने एक छोटी सी बात कर दी, हालांकि ये सिखाई थी, थोड़ा ऊपर जाके दिखाऊंगा भी सही अभी जी। ओपनिंग, ट्रांसफ़र, डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग, अच्छा उसके बाद इम्पेयरमेंट का खाना ख़राब अलग करें, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, ठीक है चांदमाई, ओपनिंग, इम्पेयरमेंट, क्लोजिंग और फिर बुक वैल्यू। अब समझ आ गई, मुझे लगता है मुस्कुरा ही जा रहा है, छेड़ के मुझे जी। 312 और 312 ट्रांसफ़र हो गया और 267 ओपनिंग 0 और 483 और ये क्लोजिंग 483। अब ये 267 इधर आ गया, अब ये अलग कर दिया हमने 483। यहाँ पे मामला कुछ इस तरह से है चांदमाई के इन दोनों को मिला के 750 जो बना हुआ है इसमें अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट भी पड़ा है जो यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, लेकिन अब मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया, बता दिया, ठीक है। अब जब अगला साल आएगा तो ये क्लोजिंग ओपनिंग और यही क्लोजिंग में आ जाएगा, ये 267 ओपनिंग और फिर कितनी डेप्शन आई है 25 और ये बताओ आप फिर 283, ये आपका क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस ओपनिंग बन गया और फिर कोई आपकी इम्पेयरमेंट नहीं आई तो ये 483 है। अल्लाह यार
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं समझानी सी वो तो समझ आ गई ना जी। दिस बुक वैल्यू इज़ 25 और इधर बुक वैल्यू कितनी थी 50। तो इसमें कोई मसला है यार। अब ये वाली बात ना मैंने आपको सिखाई थी, मैं इसलिए कहता होता हूँ कि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए, मैं लिख लिया करता हूँ। अब ये जो और था ना, ये दोनों समझा के मैंने कहा था बेहतर ये है, क्योंकि इसमें टाइम बचता है, पूरा एक सेक्शन बचता है, एक लाइन बस डाल दो, ठीक है, सही है, चलो सही है, ओके। तो 483 ओपनिंग में आ गया है। मस्त यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ ये दोनों इकट्ठे हो चुके थे क्योंकि हमने ये दोनों का इकट्ठा सेक्शन बनाया हुआ है। चलें आगे नहीं, अब पीछे चलें, शायद रिवर्सल अब छुट्टियों के बाद ही हो। इंडिकेशंस करें बेटा, ये मैंने डिसाइड करना है, ठीक है। उसके लिए ना एक मुझे मखसूस टाइम चाहिए, एटलीस्ट 45 to 50 मिनट्स, ताकि आपके पल्ले कुछ पड़े। अगर उससे कम टाइम होगा तो फिर मैंने आप लोगों को हवा में छोड़ के 2-3 दिन के लिए छोड़ देना। हाँ, अगर कल क्लास होती तो कोई मसला नहीं था, फिर तो मैं छोड़ता ही हूँ हवा में। तो एक दिन का फासला जो है वो काबिल कबूल होता है। और दूसरी बात है, बहरहाल इंडिकेटर्स हमने करने हैं, क्योंकि रिवर्सल कोई इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है। MCQ सारे होमवर्क में आपको देने हैं ना जो मैंने, वो करने के लिए ज़रूरी है कि आपको मैं इंडिकेशंस करवाऊँ। आपको 3 छुट्टियों में कुछ काम देने हैं, वो ऐसे नहीं हो सकता। इंडिकेटर ज़्यादा ज़रूरी हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रा क्विकली आ जाएं, थ्योरी पढ़ें। पहला सफ़ा इस चैप्टर का। जी भाई, बेटा क्यों बोल रहे हैं, 1 मिनट बेटा, क्या मसला है बेटा, क्या मसला है यहाँ पे क्लास में? आज पढ़ने का दिल नहीं है? मसला है बेटा, कोई मसला तो जी। भाई पता नहीं आपकी आवाज़ आज सही नहीं आ रही या इधर शोर शराबा चली जा रहा है, मुझसे समझ नहीं आ रही आज। वैसे 1 मिनट ज़रा रुकें। आज कौन कौन घर जा रहा है? आज कौन कौन घर जा रहा है? हाँ, एज एक्सपेक्टेड। तो बेटा ठीक है, इंसान एक्साइटेड होता है घर जाने के लिए, लेकिन मेरा तो दिमाग ना और ख़राब करें। खामोश रहें जी। जी बेटा, और आप भी थोड़ा ऊंचा बोलें, मेहरबानी करें। तो अगर हम इनको जो हमने अभी लॉस रिकॉर्ड किया है पॉलिटिक्स का, इसका ओपनिंग कैसे बताएंगे? नहीं, किसका लॉस बेटा? बेटा एक्सपेंस का तो नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो डेप्रीसिएशन 9 रुपये की आई है, क्या ये 60 रुपये जमा 10 रुपये की जो डेप्शन आई है, ये 10 रुपये की डेप्रीसिएशन जो आई है, और इससे जो 70 हुआ है, तो ये 70 जो है आपने फिर ओपनिंग कैसे बना लिया? आप तो इस 70 में इस 10 को उठा ही नहीं सकते। अल्लाह के बंदे, आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन के लेजर के अंदर जो डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री आया करती थी ना, ये इसका डेबिट P&L में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट है और ये उसका क्रेडिट है। हम नोट के अंदर ये वाला हिस्सा लेके चल रहे होते हैं, तो ये उसका क्रेडिट नज़र आ रहा है। भाई कैसी बात करते हो यार, कैसी बात कर दी आज तुमने 29वें लेक्चर में, समझे हो? बेटा 1 मिनट जी, बोले। लॉस कौन सा लॉस? तो बेटा डेबिट हो गया, क्या क्रेडिट छोड़ दें? ये भी मैंने समझाया था, इसी कॉन्सेप्ट में शेक ना करे आपका कॉन्सेप्ट। तो मैंने ये कहा था कि अगर आप इस लॉस को देखो बेटा, डेप्शन भी तो एक लॉस है, एक्सपेंस है, उसका डेबिट रिकॉर्ड करें तो उसका क्रेडिट अगर यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो एसेट तो फिर अपनी कॉस्ट भी नजर आता रहेगा, बुक वैल्यू कहाँ गई? ऐसे ही अगर ये 2 की एंट्री आप इधर नहीं करते, ये को P&L तो नहीं है, ये बैलेंस शीट है। अगर आप इस 2 को यहाँ नहीं लिखेंगे तो ये तो 30 पे ही रहेगा,
ना अगले साल जाएगा। तो ये तो दो कभी भी माइनस नहीं कर रहे आप बुक वैल्यू तक लाते हुए। मेरे चांद, ये एसेट की कमी है जिसको हमने अलग अकाउंट के अंदर रखा है, एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय। ये और ये बैलेंस शीट आइटम्स हैं, ये एसेट अकाउंट है, ये अक्यूमुलेशन अकाउंट है, और ये अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट है। ये क्रेडिट है आपके एक्सपेंस का दूसरा इंपैक्ट है जो एसेट को कम करने वाला, एसेट को कम करना था जिसने, उसको हमने अलग अकाउंट में रखा हुआ है। ये कोई पीएनएल वाला एक्सपेंस तो नहीं है, ये तो अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट है। वो एक्सपेंस तो पीएनएल में क्लोज हो गया, खत्म हो गई कहानी। लेकिन ये एसेट की कमी क्या हम ये रिकॉर्ड ना करें? बोलो बोलो मिल्क शेक। बेटा आपका माइक पे शायद बंद हो गया, चलो कोई बात नहीं, आपका शेक जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा, क्लास के बाद आ जाना, ठीक है? बल्कि मिल के एंजॉय करेंगे इस शेक को। अच्छा जी, चलें कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। आप भी घर जा रहे हैं छुट्टियों में, या यहीं कहीं घर है आपका? जाना है ना, कोई नहीं, हो जाता है, शेक तो हो ही जाता है। अम्मा है, आज नहीं पढ़ने देंगे बच्चे। हाँ तो ऐड हो जाएगा। फिर पीएनएल डेबिट करो या इंपेयरमेंट लॉस डेबिट करो। क्रेडिट जो है वो अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट को करना है। किसका फर्क आएगा? नहीं बेटा, इंपेयरमेंट लॉस ही डेबिट करनी है। पीएनएल के अंदर इंपेयरमेंट लॉस होता है ना, तो पीएनएल लिखने का मतलब होता है कि आपने रिस्पेक्टिव नाम से एक्सपेंस बुक करना है, ठीक है? कोई मसले मसाइल आपके बचपन से ही हैं मेरे ख्याल से, ये अकाउंटिंग के बचपन से, ठीक है? किसी वक्त अलग टाइम निकालो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं इनको दूर करने की कोशिश करूं, ठीक है? कोई बात नहीं। कहाँ जा रहा था यार मैं, प्लीज़ यार मुझे पढ़ाने दो यार, कसम से मैं यकीन मानो डाउन है तबीयत, तो आप लोग समझ नहीं रहे इस बात को, छेड़ भी रहे हैं मुझे जान जान के। थेरी पढ़े मैं भी आपको, अब फिर सज़ा यही है, चलो पढ़ो थेरी। ये सज़ा नहीं है, सोना नहीं है। अभी ये सिर्फ 15 से 20 मिनट मुझे दो। अच्छा बेटा, ये फीमेल स्टूडेंट्स को ना अब मैंने निकाल देना है क्लास से। आज 29वां लेक्चर है और ये पहला दिन है कि बिल्कुल ना मुझे कुछ सुनने दे रही हैं ना बोलने दे रही हैं। हाँ बिल्कुल, और ये जो सर हिला हिला के बता रही है ना कि ऐसा ही है, यही असल में यही बोले जा रहे हैं। तो बेटा अल्लाह आपको खैर से घर ले जाए, खुशी खुशी जाएं, खैर से जाएं, खैर से आएं। प्लीज़ मुझे ये लेक्चर पढ़ा लेने दें। होता आपका रिजल्ट, मैं देखता कैसे बोलते हो आप। अभी जाऊंगा अगली दोनों क्लासों में, आवाज़ें ही नहीं निकल रही होती, बस इतनी सी बात निकली, सर दुआ करिएगा बहुत। अच्छा प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगले 15 से 20 मिनट है। जैसे ही आप एमसीक्यूज़ पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ इसमें टेस्ट करता है और सारे इसी थ्योरी में से करता है। क्विकली पढ़ते हैं ज़रा जी भाई, मुझे भी आपके मिशन की समझ आ गई है। मैं रिवर्सल वैसे रिजल्ट के बाद ही कराऊंगा। चलें बोलें। बेटा मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन भी है जो आपको नहीं करवाया, ये क्वेश्चन नहीं है, ये पेंडेंसी है। आगे बढ़े बेटा, कोई बात नहीं, अभी तक तो मैंने IS16 के MCQs होमवर्क में अब देने हैं, तो फिर रिजल्ट के बाद डिस्कस करूंगा। वैसे मेरे प्लान में था रिड्यूसिंग बैलेंस वाला सवाल आज करवाने का, रिवर्सल मुझे वैसे ही लग रहा था 50-50, लेकिन मेरे प्लान में था कि आपको रिड्यूसिंग बैलेंस से रिवैल्यूएशन करना सिखाऊंगा और आपको मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन करवाऊंगा, लेकिन थोड़े शेक ही नहीं पूरे हो रहे। The concept of prudence requires that asset must not be overstated, and accordingly IS 36 ensures that an asset's carrying amount must not exceed its recoverable amount. Therefore IS 36 requires that if an asset carrying up exceeds its recoverable amount, then it is written down to its recoverable amount. बस ये आपको पता है, ठीक है ना? इसलिए ये पता है ना आपको? ओके, ये अब इतनी चीज़ें छोड़नी है ना। अच्छा ऐसे ना बिल्कुल सफ़ा हस्ती से नहीं मिटा देना, ऐसे काटो कि वो जुमला पढ़ सकोगे। कल को ये होगी यार ये क्यों काटा था यार, ये हमें पता है इसलिए सर ने कहा था, कोई नहीं। क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ने बैठते हैं ना चैप्टर के अंदर, तो फिर आपको परेशानी ना हो ज़्यादा कि यार ये नहीं पढ़ना ही नहीं, पता है बस, ये सारी प्रैक्टिस हुई पड़ी है। ओके,
मैंने डे वन से ये अंग्रेजी के अल्फाज भी यही बोलने की कोशिश की थी। ओके, एसेट को राइट डाउन करना है, रिकवरेबल अमाउंट पे लाना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, डेफिनेशंस, इन डेफिनेशंस को आपने जस्ट एक बार रीड कर लेना है। ये देखें, कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एट विच एसेट इज रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्टिंग एनी एक्यूमुलेशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस देयर ऑन। ठीक है, अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू इज द प्राइस that would be received to sell an asset in an orderly transaction between market participants. Value in use is the present value of future cash flows derived from an asset including its eventual disposal. वो end वाला. Impairment loss is the amount by which carrying amount of asset exceeds its recovery. Cost of disposal are incremental cost directly attributable. ये सारी बातें हमें पता थी, जस्ट एक बार पढ़ लिया आपने। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स घर पे कर लीजिएगा। जितनी एग्जाम्पल छोटी छोटी हैं ना, ये आई कैप की किताब की एग्जाम्पल्स डली हुई हैं। ठीक है, तो मेहरबानी करके एक नज़र देख लीजिएगा, इनमें कोई ऐसी चीज़ ना पड़ी हो। आई कैप का दावा है कि मैं अपनी किताब से बाहर बात नहीं करता परिचय में, तो छोटी मोटी एग्जाम्पल से भी कोई एमसीक्यू को सवाल बन सकता है। तो आपने ये इंश्योर करना है, ये छोटी क्या करना है, कोई इसको लिखना नहीं है, बस सवाल पढ़ना है, कैलकुलेटर पे करके ज़बानी करके आगे चले जाओ, आंसर देखो, हाँ ठीक है, एक बार पढ़ लेना कि क्या है इसमें। ठीक है, स्कोप ऑफ IS 36 का मतलब IS 36 किस किस पे लगता है? IS 36 इन्वेंट्रीज पे लगेगा। ऐसे से ना करें, नहीं लगता, नहीं लगता। ठीक है, IS 36 नहीं लगता। IS 36 इज नॉट एप्लीकेबल टू वेरियस एसेट्स बिकॉज IFRS एप्लीकेबल टू दोज एसेट्स हैव मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट रेलेवेंट एसेट इज नॉट ओवरस्टेटेड। फॉर एग्जांपल IS 2 इन्वेंट्रीज जो है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड होते हैं। इसका मतलब इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड इस चीज़ को खुद ही इंश्योर करता है कि एसेट ओवरस्टेटेड। देखो ना, मैंने ऊपर लाइन में क्या बताया, यहाँ पे क्या था, जो चीज़ मैंने कहा था आपको पता है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि एसेट को ओवरस्टेट नहीं करना। अब IS 36 ने आके इसको इंश्योर किया, तो उन एसेट्स को नहीं छेड़ता जिनके अपने स्टैंडर्ड इसको इंश्योर करते हैं कि ये एसेट ओवरस्टेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि IS 38 इंटेंजिबल FAR 2 में पढ़ेंगे, सबसे पहला स्टैंडर्ड यही पढ़ेंगे। IS 16 का भाई है छोटा, और पक्का सवाल उधर भी आता है, वैसा ही नोट, वैसा ही सब कुछ, ऐसे ही चाल, ऐसी ही ढाल, ऐसे ही कान, ऐसे ही नाक, नोट भी ऐसा ही होता है, सब कुछ ऐसा ही। ठीक है, बस डेप्शन का नाम, अमोर्टाइजेशन और कुछ रूल्स बदल जाते हैं। वो इंटेंजिबल जो नज़र नहीं आता एसेट होता है, नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो इंटेंजिबल के स्टैंडर्ड में उसका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो उस पर इम्पेयरमेंट लगेगा, IS 36 लगेगा। IS 16 आपने सारा पढ़ लिया था, कहीं पे इम्पेयरमेंट, कहीं पे कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जो इस चीज़ को इंश्योर करे कि एसेट ओवरस्टेटेड ना हो। अब ये ना कहना रीवैल्यूएशन मॉडल, वो रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर एसेट ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड वाला वो इंश्योर नहीं करता, तो बस फेयर वैल्यू पे लेके जाता है। कॉस्ट मॉडल में क्या करेंगे, कोई मैकेनिज्म IS 16 के पास नहीं है, कोई मैकेनिज्म IS 36 के पास नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि IS 2 के पास भी कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो ये गलत है। IS 2 के पास अपना मैकेनिज्म मौजूद है जो एसेट को ओवरस्टेट होने से बचाता है। वो क्या है? इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट। तो ये वो कह रहा है यहाँ पर। ये स्कोप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, लेकिन इसमें ना कुछ जैसे अब ये एक चीज़ है, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन बहरहाल बता दूंगा। चलो ये तो है नहीं, आगे जो है इधर ये वाली बात, चलें करते हैं, कोई बात नहीं, कर दूंगा बात, आगे जाके पढ़नी है, थोड़ा फ़ायदा ही हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कि फेयर वैल्यू पर रखी जाए, ये हमने अगला स्टैंडर्ड पढ़ना है रिजल्ट की छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह, 36 ख़त्म करते ही। कोशिश यही कर रहा था कि 36 मुक जाए, लेकिन रिवर्सल रह ही गया। तो वेंसडे को इंशाल्लाह फिर रिवर्सल कर रहे होंगे हम। अच्छा जी, तो वो कह रहा है कि IS 36 नहीं लगेगा IS 2 पर और IS 40 वाली उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर जिसमें फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ होता है। अब आपको क्या पता कि कौन कौन से मॉडल IS 40 यूज़ करता है, तो वो पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, बहरहाल उसमें भी कॉस्ट मॉडल है, उसमें भी डेप्शन है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? बस लैंड एंड बिल्डिंग ही है, एसेट ही है वो भी। तो उसमें कॉस्ट मॉडल को साइड पे कर दो, उस पर लगेगा। कॉस्ट मॉडल तो इसी तरह का है, बिल्कुल IS 16 जैसा है, लेकिन उसका जो फेयर वैल्यू मॉडल है ना, उस पर ये स्टैंडर्ड नहीं लगता। IS 2 पे ये स्टैंडर्ड नहीं लगता। फिर किस पे लगता है? IS 36 लगता है जी सर्टन एसेट्स पे, लेकिन ये कोई लिमिटेशन नहीं है, बहरहाल इन पर लगता है। किस पे जी? IS 16 वाले PPE पे। अच्छा जी, और IS 40 वाली वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कॉस्ट मॉडल पे। अच्छा जी, और IS 38 वाले इंटेंजिबल्स पर। और गॉट इट। अब वो कहता है आइडेंटिफाई करो एन एसेट दैट मे बी इम्पेयर्ड। ये थोड़ी सी डिस्कशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी।
कहता है IS-36 डज नॉट रिक्वायर टू टेस्ट एवरी एसेट फॉर इम्पेयरमेंट इन ईच पीरियड। कहता है IS-36 ये नहीं कह रहा कि हर एसेट को इम्पेयरमेंट के लिए हर पीरियड में जो है वो गुजारो इम्पेयरमेंट टेस्ट से, ठीक है। टेस्ट एवरी एसेट इन ईच पीरियड डज नॉट रिक्वायर, IS-36 डज नॉट रिक्वायर दिस, ओके। असल में IS-16 की थ्योरी भी रहती थी ना, अब मैंने कहा 36 को ज़रा साइड पे लगा दें, उसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, तो रीवैल्यूएशन की कुछ डिस्कशन है। जैसे रीवैल्यूएशन के बारे में रूल है, ज़बानी कलामी बातें करता रहता हूँ, लेकिन रीवैल्यूएशन के बारे में रूल है कि आपने अगर, वैसे ज़बानी बताया हुआ है, आपने अगर अपनी बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल सेलेक्ट किया है तो आपको इसकी इजाज़त नहीं है कि आप एक बिल्डिंग रीवैल्यू कर लें और दूसरी को ना करें। पूरी क्लास ऑफ बिल्डिंग्स वाली पूरी क्लास को रीवैल्यूएशन मॉडल पर लाना पड़ेगा, रीवैल्यू सारी बिल्डिंग्स को करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन मॉडल लगता है क्लास बाय क्लास, रीवैल्यूएशन मॉडल लगता है क्लास बाय क्लास, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि IS-36 ये नहीं कहता कि हर एसिड को हर पीरियड में आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। मतलब प्लांट एंड मशीनरी की पूरी क्लास है, तो एक प्लांट के अंदर जाके ट्रक लग गया, वो आपका फोर्क लिफ्टर लग गया, वो डैमेज हो गया, तो क्या सारी फैक्ट्री के सारे प्लांट्स को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने लग जाओगे? मैं पागल है क्या? ठीक है, सिर्फ उसी को गुजारेंगे इम्पेयरमेंट टेस्ट से जिसके अंदर कोई इंडिकेशन है कि इसकी रिकवरी नोटबुक वैल्यू से कम ना हो गई हो, ठीक है। और दूसरी बात, क्या हर साल करना है इम्पेयरमेंट टेस्ट? नहीं। अच्छा, हर साल रिव्यू करना है यूजफुल लाइफ वगैरह? ना कहना कि हमें याद नहीं है, ये तो पढ़ाया था, डेप्रिसिएशन की डिस्कशन कहा था आपको कि यूजफुल लाइफ हो गया, डेप्शन मेथड हो गया, रेट हो गया। स्टैंड कहता है एवरी ईयर इसको रिव्यू करो और अगर कोई चेंज है तो उसको अकाउंट फॉर करो, ये चेंज इन एस्टीमेट है, हर साल करना है। रीवैल्यूएशन हर साल करनी है, 2 साल बाद, 5 साल बाद। ये भी IS-16 की थ्योरी में पॉइंट पढ़ाऊंगा, वैसे ज़बानी बता रहा हूँ, वहाँ पढ़ाऊंगा भी सही। स्टैंडर्ड कहता है रीवैल्यूएशन मॉडल है तो एंश्योर करो, ये बच्चों ने ऑनलाइन में सवाल पूछा तो मैंने कहा आपको ही बता दूं, वैसे थ्योरी में पढ़ाना है, अभी ज़बानी सुन लो फिर भी, कि रीवैल्यूएशन मॉडल अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो इतना फ्रीक्वेंटली रीवैल्यू करो कि आपकी जो बुक वैल्यू नजर आ रही है, बुक वैल्यू रीवैल्यूएशन मॉडल में भी बुक वैल्यू ही होती है। अच्छा, तो ये कहता है अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो एंश्योर ये करना है कि बैलेंस शीट पर जो बुक वैल्यू आपके एसेट की नजर आ रही है उस दिन खड़े होकर उसकी फेयर वैल्यू से मटीरियल डिफरेंस पर ना हो। अगर थोड़ा बड़ा डिफरेंस आया तो कोई नहीं, चलाई जाओ। जैसे आपने लास्ट टाइम इसको रीवैल्यू किया था, इसकी वैल्यू आई थी 100, अब बुक वैल्यू जो है वो इसकी इस वक्त जो है 80 पे पहुंच गई है, पहले साल के एंड 2 साल गुजर गए, डेप्सिट करके 80 पे आ गई और इसकी फेयर वैल्यू इस वक्त 90 रुपये है। तो कहता कोई बात नहीं, इतना मसला नहीं है, चला सकते हो। लेकिन अगर 80 वाला 140, अच्छा मटीरियलिटी एक इतना जो है ना वो जजमेंटल चीज़ है कि आप नहीं कह सकते कि किसके लिए क्या मटीरियल है। बहरहाल स्टैंडर्ड ने यही बोला कि आपने रीवैल्यूएशन मॉडल सेलेक्ट किया है ना, तो आपके लिए ज़रूरी क्या है, आप इतना फ्रीक्वेंटली रीवैल्यू करें कि आपकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट पर मटीरियली डिफरेंट ना हो। अब अगर वो 2 साल तक मटीरियल डिफरेंस नहीं आया, 3 तक नहीं आया, 5 तक नहीं आया, तो कोई बात नहीं, ना करो रीवैल्यू, चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल है। लेकिन चूंकि रीवैल्यूएशन मॉडल है इसलिए मटीरियल डिफरेंस आए तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको रीवैल्यू, तो कोशिश करो कि इतना फ्रीक्वेंटली रीवैल्यू करो कि ये डिफरेंस मटीरियल ना होने पाए। जबकि कॉस्ट मॉडल में आपने 1965 के अंदर कोई चीज़ खरीदी थी तो आज भी वो उसी कॉस्ट पे नज़र आ रही है, आती है तो आती है, मॉडल जो कॉस्ट है, ठीक है। तो ये बात हो गई 2, ठीक है, कि एक तो रीवैल्यूएशन है, उसको डेप्रिसिएशन हर एसेट को करना है, डेप्रिशिएट लैंड के अलावा, ठीक है, किसी इंडिकेशन के अलावा। फिर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो रीवैल्यू करना है एक क्लास ऑफ एसेट को, और हर साल नहीं, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली के बुक वैल्यू से ज़्यादा दूर ना जाए फेयर वैल्यू, ठीक है। लेकिन IS-36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स जो है कहता है ना तो मैं किसी एक क्लास की तरफ जा रहा हूँ, ना हर पीरियड एंड पे जा रहा हूँ, बल्कि सिर्फ इंडिकेटर जिसका है उसको, अकेले एसेट का, पूरी क्लास में से, पूरी क्लास ऑफ एसेट में से किसी एक एसेट का कोई अगर इंडिकेशन आ गया तो उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार दे, ठीक है। पढ़ो आप, IS-36 does not require to test every asset for impairment in each period as it is usually
नॉट प्रैक्टिकल टू डिटरमिन रिकवरेबल अमाउंट फॉर एवरी एसेट ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट। कहता है फजूल में लगे ना रहना पागलों की तरह, ठीक है। एन एंटिटी शैल असेस at the end of each reporting period whether there is any indication that asset may be impaired। हाँ, ये असेस जरूर करें पीरियड एंड पे कोई इंडिकेशन तो नहीं आ गई। इफ एनी सच इंडिकेशन एग्जिस्ट एंटी शेल एस्टिमेट रिकवरेबल अमाउंट, वेयर देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट देन नो फर्दर एक्शन नीड्स टू बी टेकन। समझ आती है बात की, पढ़ी हुई बातें हैं। व्हेन द रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग वैल्यू द एंटिटी शुड रिड्यूस एसेट कैरिंग वैल्यू द अमाउंट बाय विच वैल्यू। ठीक है जी, पता है आपको, सिंपल। आफ्टर रिकॉर्डिंग रिकग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ये अभी पढ़ाना है तो इसलिए अभी इसको ब्रैकेट में रखें। द डेप्रिसिएशन चार्ज, अमोर्टाइजेशन होता है ये वो इंटेंजिबल के लिए, इसलिए वो अभी सिलेबस में नहीं है। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द एसेट शैल बी एडजस्टेड इन फ्यूचर पीरियड्स टू एलोकेट एसेट्स रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू इफ एनी ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स। तो वही जो मैंने आपको बताया हुआ है, रिवाइज्ड बुक वैल्यू ओवर रिमेनिंग। कहता है अब जब एक बार आपने एसेट को इंपेयर करना, राइट डाउन कर लिया, रिवाइज्ड बुक वैल्यू यानी इंपेयरमेंट लॉस आया तो राइट डाउन हो गया, ऑनवर्ड्स रिवाइज्ड बुक वैल्यू को पकड़ो और रिमेनिंग लाइफ पे। और कल को इंपेयरमेंट का रिवर्सल सीखेंगे तब भी आपकी कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट ने हिलना है। जब उसने हिल जाना है तो उस सूरत के अंदर भी आपने फिर वो रिवाइज्ड बुक वैल्यू को, बुक वैल्यू नहीं हिल जाना है ना, रिवाइज बुक रिवर्सल की तरफ जाएंगे, फिर दोबारा बढ़ेगी उसकी बुक वैल्यू, दोबारा बढ़ जाएगी, तब भी आपने फिर रिमेनिंग लाइफ पे रिवाइज बुक वैल्यू को लेना, ये कह रहा था। अच्छा जी, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका वैसे आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस क्यों है? ये IAS 38 का है और आप जाके पढ़ेंगे भी सही, लेकिन मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ, हल्का सा ऐसे ही समझ आ भी जाता होता है थोड़ा बहुत, वरना आगे जाके तो पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना ही है, फिर समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब हमने ये बात तय कर ली कि हम इम्पेयरमेंट सिर्फ तब करते हैं जब कोई इंडिकेशन हो, लेकिन IAS 38 ने 3 एसेट्स ऐसे बताए हैं जिनके बारे में कोई इंडिकेशन हो या ना हो, आपने उनको लाजमी हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। और बेसिकली ना ये वो 3 एसेट्स हैं जिनको IAS 38 डेप्रीशिएट नहीं करता। IAS 38 ने डेप्शन का नाम अमोर्टाइजेशन रखा हुआ है, लेकिन मैं लफ्ज़ डेप्शन ही बोल रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, IAS 38 के ये 3 एसेट्स जो हैं ये डेप्रीशिएट हो ही नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? ये 3 एसेट्स लिखे हुए हैं, इतनी बात ही करूँगा, ज़्यादा नहीं करनी है, आउट ऑफ सिलेबस एहतियातन कर रहा हूँ क्योंकि आगे की किताब में लिखी हुई है। चलो MCQs की हद तक पता, तो इससे ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिकल सवाल नहीं आ सकता, किसी MCQ में आ जाए तो आ जाए कोई छोटी सी बात, तो एहतियातन हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे कराता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था, 3 एसेट्स IAS 38 के ऐसे हैं जो चूंकि डेप्रीशिएट नहीं हो सकते, इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि उनको एनुअली इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारो लाजमी, बगैर किसी इंडिकेशन के। क्यों नहीं डेप्रीशिएट हो सकते? उनकी नेचर ऐसी है। मिसलन एक उनमें है एसेट जिसकी लाइफ इनडेफिनेट है, इनफिनिट नहीं, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? मतलब लामहला इन्फिनिट होता है यार, लामहला नहीं, पता नहीं क्या, लामतनाही, वो नहीं, इनडेफिनेट, कन्फर्म नहीं है। 5 साल फ़ायदा देगा, 10 देगा, 8 देगा। हज़रत आप बातें ना किया करें यार आपस में, ठीक है ना, कॉन्टीन्यूसली करते हैं या नीचे मोबाइल देखने लग जाते हैं, फिर बाद में कोई मिल्क शेक आपका आ जाता है। नहीं, वो बात नहीं यार, मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन बातें नहीं करनी चाहिए, कॉन्टीन्यूसली करते हैं। घर जाने की वजह से आज सारे एक्साइटेड हैं, मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ अब 10 मिनट रह गए हैं। मैंने तो इंडिकेटर्स भी थोड़े से पढ़ाने ही हैं, ऊपर नीचे फेंक के बस ऐसे ही, ओके। बल्कि आज शायद 1-2 समझा बाद में दूंगा, पढ़ लेंगे और फिर MCQs तो होमवर्क में देने 1-2 करा के, इसलिए ये अगले 10 से 15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, चलने दो, क्योंकि आप लोगों ने आज टाइम ज़ाया किया बोल बोल के। 20 मिनट मतलब 10 मिनट ऊपर जाएगी क्लास, 15 मिनट सर के आने तक चली जाएगी, कोई मसला नहीं है। सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, अब पढ़ना तो था ना। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा था, एसेट IAS 38 का कोई एसेट जिसकी लाइफ इनडेफिनेट है, अगर इनडेफिनेट लाइफ है, लाइफ ही नहीं पता, तो डेप्रीशिएट किस पे करेंगे? कंफर्म नहीं हो रहा कि 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है। या एक ऐसा
IS-38 का एक ऐसा IS-38 का एसेट ना इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल। PPE टेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है ना, वो इंटेंजिबल, तो मैं इंटेंजिबल का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इंटेंजिबल, ऐसा इंटेंजिबल जिसकी लाइफ इंडेफिनेट है, डेप्रिशिएट नहीं हो सकता। फिर ऐसा इंटेंजिबल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। अच्छा, ये है इंटेंजिबल को भी बनने में टाइम लग जाता है, वैक्सीन डेवलप हो रही, चलो छोड़ो, मुश्किल हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, तो जो प्रोग्रामर हैं वो कई कई महीने बल्कि कई कई साल भी लगा देते हैं कोई जो है वो प्रोग्राम डेवलप करने में। तो इंटेंजिबल्स को भी बनने में अच्छा खासा अरसा लग सकता है। चलिए साइड पे करें। मैं क्या क्या कह रहा था, ऐसा इंटेंजिबल किसी लाइफ इंडेफिनिट है, या ऐसा इंटेंजिबल जो अभी इन प्रोग्रेस है। तो वर्क इन प्रोग्रेस की कोई डेप्रिसिएशन होती है? नहीं होती। या तीसरी चीज है गुडविल। क्या जी? गुडविल। ये 3 एसेट्स हैं। गुडविल पे आप ज़्यादा सोचो मत। मैं तो कहता था, मैं कहना तो ये चाहिए था कि ये पॉइंट ही काट दो, पर मैं इसलिए ये थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि आई के अपने किताब में लिखा हुआ है। तो सादा बात, IS-38 में गुडविल किसे कहते हैं? नाम। मतलब आप गोगा नकीबिया मुर्ख चने के साथ जाके लगा दें CA मुर्ख चने, आप में से कोई, ठीक है, हंसने की बात नहीं है, हैं? MBA चाय वाला उसके साथ ही बैठा हुआ है। खैर वो तो आप अपनी बात करें तो नहीं नहीं नहीं, चाय तो गोगे के चनों के साथ CA के चने भी लगे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके पास भी उतने ही गाहक आएंगे जितने उसके पास आ रहे हैं डे 1 से? एक नाम बना हुआ है उसका, गुडविल इसी को कहते हैं। ठीक, आप उसको कहने जाके अपनी दुकान बेच दो तो कहेगा ठीक है इतने करोड़ रुपए दे दो। आप कहोगे यार पैया तो दे 10 लाख 10 मान है, तो क्या कहेगा? कहेगा भाई मेरा नाम है, मेरे नाम की वजह से लोग आते हैं, गुडविल है। तो ये भी एक ऐसा है, इस पर भी डिस्कशन अकाउंटेंट्स ने की सारी दुनिया के, तो उन्होंने यही कंक्लूड किया, यार ना दूर होके बैठ जाओ भाई, आप ना हजरत से दूर होके बैठ जाओ, साथ वाले भाई प्लीज़ हो ही जाओ। और ये ना सेशन पूरा ऐसे ना गुजरना पाए, इसलिए अलग ही हूँ, थोड़ा और अलग हो जाए, थोड़ा और अलग हो जाए। हाँ थोड़ा सा और बेटा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा और थोड़ा सा और, अभी भी रेंज में है, वहीं पे हिली जा रहे हैं। चलें, डन हो गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं बेटा, दूर करें इनको अपने से ताकि बुक लेके आए कल से, ठीक है? अच्छा, दूर बिठाएं इनको। अच्छा जी, क्योंकि आपके कान के साथ लग के ये बुक ढूंढ रहे हैं मुझे लगता है, ये भी घर जा रहे हैं, आपके साथ ही जाएंगे, प्लानिंग कर रहे हो रास्ता कौन से वाला, बस किस में निकलना, क्या क्या चक्कर क्या है जी? सुने, छोड़े छोड़े, मैं क्लास के बाद बताना मुझे। 3 चीजें IS-38 कहता है, 3 चीजें, गुडविल, इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल विद इंडेफिनिट लाइफ। इनकी वजह क्या है? मैंने कहा अकाउंटेंट्स ने ना मशवरा करके, आपस में डिस्कशंस करके ये डिसाइड किया कि गुडविल के बारे में भी हम क्लियरली नहीं बता सकते कि वो कितना अरसा फ़ायदा देगी, पर उसने अलग से नाम लिख दिया गुडविल का, स्टैंडर्ड, ठीक है। बहरहाल गुडविल, इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल हैविंग इंडेफिनिट लाइफ, ये 3 एसेट्स IS-38 के, इनके बारे में IS-38 कहता है कि किसी इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, हर साल इनको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना ही गुजारना है। ये अब पढ़ लो, बस इसको इतना ही याद रखो, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है, जितना पढ़ा दिया इतने, अभी भी टाइम बहुत लगा दिया हमने। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन, इररिस्पेक्टिव, ठीक है जी, हो या ना हो ये इंडिकेशन, वेदर देयर एनी इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, एंटिटी शैल आल्सो एनुअली टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट फॉलोइंग एसेट्स। नंबर 1, इंटेंजिबल नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, यानी इन प्रोग्रेस, इसको मैं कह रहा था, और बोलो CWIP, ठीक है। उसके बाद इन प्रोग्रेस, नेक्स्ट इंटेंजिबल हैविंग इंडेफिनिट लाइफ और गुडविल। चाहिए एग्जाम्पल होमवर्क, जल्दी करें, इंडिकेटर्स पे पहुंचे, जल्दी करें। ओके, अब बात जो यही हो रही थी बार बार कि इंडिकेटर है तो अच्छा सॉरी जी, हम ये बात शुरू से ही करते आ रहे हैं, इम्पेयरमेंट सिर्फ तब करनी जब कोई इंडिकेशन हो, भाई इंडिकेशन क्या, इंडिकेटर्स, कौन से इंडिकेटर्स, कैसे इंडिकेटर्स, कौन से इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो हमें ये बताएंगे कि एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना चाहिए, निशानियाँ। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि इंडिकेटर्स बड़े, तुझी बिस्मिल्लाह करो, इंडिकेटर्स बड़े। कुछ ऐसे हैं जो आपके बस से बाहर, कुछ ऐसे हैं सोर्सेज जो आपके बस से बाहर हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें आपका पूरा कसूर है।
अच्छा, अब इनको ना चूँकि टाइम कम रह गया तो मैं इनको एक्सप्लेन फ़िलहाल नहीं कर रहा, लेकिन जहन में बिठाने हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रट्टे की तरह सही कर लेना, ठीक है। बाकी इनकी एग्जाम्पल से 2-3 ऐसे हैं जिनको एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है। जैसे कि ये एक तो ये तो समझाना ही पड़ता है, उसके बाद ये फ़िलहाल आपने पेंडिंग करना है क्योंकि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन किस चिड़िया का नाम है, ये भी आपको एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह मैं आपको खुद समझाऊंगा। आपने ना बस फ़िलहाल कोई 1-2 MCQs 3-4 MCQs नहीं होंगे ना, बस कोई मसला नहीं, ठीक है। और ये भी आपको फ़िलहाल रटा लगा लें, इसको मैं पूरी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अगर रटा नहीं लगाना और समझ के करना है तो खुद एग्जाम्पल बना लेना, 2-3 कैश लो, 2-3 साल के कैश फ्लोज लिख के ना उनको एक बार 10% से डिस्काउंट करना, एक बार 15 से करना, एक बार 5 से करना, लग जाएगी समझ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, डिस्काउंट रेट बढ़ता है तो वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू कम होती है। शायद पढ़ा हो क्यों में आपने, डिस्काउंट रेट बढ़े तो प्रेजेंट वैल्यू कम होती है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब वैल्यू इन यूज कम होती है, और वैल्यू इन यूज रिकवरेबल अमाउंट में पड़ी होती है ना, तो उसका कम होना खतरा है कि एसेट इंपेयर इतनी कम ना होगी कि बुक वैल्यू से कम हो जाए, तो दिस इज एन इंडिकेशन। डिस्काउंट रेट का बढ़ जाना इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। सोचना आपने घर पे, ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जांपल समझाने, वैसे मैंने तरीका भी बता दिया कि एग्जांपल कैसे बनेगी, मैंने भी ऐसे ही बनानी है, ठीक है, इंशाल्लाह। तो इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट इज एन एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल इंडिकेटर, आपके बस में नहीं है मार्केट इंटरेस्ट रेट, लेकिन अगर ये बढ़ेगा तो वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में ये यूज होता है ना, तो इसके बढ़ने से उसके कम होने का खतरा है, और ये खतरा है कि कहीं इतनी कम ना हो जाए कि वो बुक वैल्यू से ही नीचे ले जाए रिकवरेबल अमाउंट को। तो चेक तो कर लो, हो सकता है ना हो, पर चेक तो करना पड़ेगा ना। ऐसे ही चेंज इन टेक्नोलॉजी, मार्केट, इकोनॉमिक फैक्टर्स या लॉज एंड रेगुलेशन जो कि एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं कंपनी पर। आपने शापर, मैंने कहा था एक बार पहले भी, शापर बनाने की फैक्ट्री लगाई थी, शापर बना रहे थे कि हुकूमत के एक लॉ पास हो गया कि पाकिस्तान में प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पे पाबंदी है, ऑर्गेनिक बैग्स यूज़ होंगे, या घर से कपड़े पहले ज़माने में ले के लोग जाया करते थे। मुझे अपने छोटा बचपन वाली बात याद है, अभी भी लोगों के घरों के अंदर इस्तेमाल होता होगा, थैला होता था, जब सब्जी के लिए ले जाते थे और वापस आते थे वही भर के थैला ले आते थे। तो अच्छी चीज़ थी, बहरहाल कोई अच्छी चीज़ है नहीं, ये जो शॉपिंग बैग्स हैं इन्होंने तबाही फेरी हुई है हमारे जो वो एनवायरनमेंट की, तो बहरहाल पाबंदी लग गई। अब मुझे बताओ कि ये क्या हुआ है, एक ऐसा लॉ पास हुआ है जिसका एडवर्स इफेक्ट आपके एसेट पे क्या पड़ा है कि अब ना तो ये एसेट कोई मार्केट में खरीदेगा आपसे कबाड़िए के अलावा, ठीक है, और ना ही अब आपका ये एसेट चल के आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगा। नाउ दिस इज़ एन एक्सटर्नल इंडिकेशन कि एसेट की रिकवरेबल अमाउंट नीचे हो रही है, कहीं इतनी नीचे तो नहीं हो गई है कि इम्पेयर हो जाए। तो इंडिकेशन तो है ना। देखो अब ये नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, इंडिकेशन है कि हो सकता है, खतरा है कहीं कम हो ना गई हो, इसलिए तो ये इंडिकेशन है कि इंपेयरमेंट टेस्ट लगा लो, लगेगा, अगर होगा इंपेयरमेंट लॉस तो रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसे ही पुट्ठा चले हमें, चलो खैर, एसिड की वैल्यू में डिक्लाइन आ गया, बस वो लिखे एसिड की वैल्यू डिक्लाइन हो गई है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वैल्यू में डिक्लाइन आ गया, तो ये क्या है जी, ये क्या है जी, एक्सटर्नल सोर्सेज। अच्छा, ये सिर्फ सोर्सेज पता लग जाते हैं, एक बार पढ़ लें तो इंटरनल एक्सटर्नल को अलग करना इसलिए ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड आई कैप की आदत क्या है, एमसीक्यूज पसंदीदा, इसमें एमसीक्यूज ज़्यादा पसंद भी उसको यही है, आप देखेंगे अभी इंडिकेशंस वाले, और उसमें करता क्या है, 4-5 चीज़ें लिख कर कहेगा इनमें से कौन सा एक्सटर्नल है, वो एक एक्सटर्नल होगा, बाकी 2-3 इंटरनल होंगे। तो इस तरह से बस याद रख लें, समझ तो मैं दूंगा ही, लेकिन इनका याद रख लेना इज़ मोर देन इनफ पर्चा पास करने के लिए। बट मैं समझाऊंगा, थोड़ा बहुत समझ भी आ रही है, लेकिन 1-2 ऐसे हैं जिनको एग्जाम्पल से, मार्केट कैपिटलाइजेशन एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा, डेटा लिखकर अभी नहीं समझा रहा। अभी मैंने दिल है कि 5-10 MCQs आपको दिखाऊं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, फिर आइए 16 के MCQs आपको होमवर्क में दूं ताकि वहाँ पे भी कुछ होश आए। उसमें से काफ़ी MCQs ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, ताकि फिर उनको भी हम थोड़ा थोड़ा करके करते जाएं, क्योंकि उसकी थ्योरी अभी इस तरह से नहीं ना पड़ी। अच्छा, इंटरनल सोर्सेज, भाई अपना कसूर है आपका, मसलन जैसे मैंने वो मिसाल दी थी कि आपने फोर्क लिफ्टर जाके आपके ड्राइवर ने वहाँ पे जो काम कर रहा था वो सब रॉ मटेरियल उठा के स्टोर से ला फैक्ट्री की प्लांट के साथ रखते थे, उन्हें जनाब थोड़ी बेहतियाती की, नेग्लिजेंसी होती है ना, एक्सीडेंट होना नेग्लिजेंसी होती है, नॉर्मली आपके एंड पर ही होती है, ठीक है। तो ये एविडेंस अवेलेबल है कि एसेट ऑब्सोलीट हो गया,
और फिजिकल डैमेज आ गई है। तो फिजिकल डैमेज से याद रख लें, साथ ऑब्सोलेसेंस भी, ठीक है, रख लें। वैसे ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलीट होना, ये एसेट पुराने होने का ही है, लेकिन अब वो यहाँ पर वैल्यू टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और यहाँ पे ये पुराना हो रहा है। तो पुराना होना कोई हमारा कसूर तो नहीं है, शायद ये पुराना इस वजह हमारे कसूर इस वजह से हमारा कसूर कह रहे हो कि शायद हमने उसकी केयर ना की हो ज़्यादा अच्छी तरह से। बहरहाल फिजिकल डैमेज ज़्यादा अच्छा समझ आता है, लेकिन ऑब्सोलेसेंस और एंड फिजिकल डैमेज ये याद रखने के लिए, ये अंडरलाइन वाली बात पूरी याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंट भी हैं और एडवर्स भी हैं चेंजेस, इंक्लूडिंग एसिड बिकमिंग आइडल, प्लान्स टू डिस्को बंद कर देंगे, दही बनाना बंद कर देंगे, और रिस्ट्रक्चर द ऑपरेशंस टू विच एसिड बिलोंग। ये सारी चीज़ें देखें ना, जैसे मैंने कहा कि दही बनाना बंद कर देंगे, तो इससे क्या होगा? अगर दही बनाना बंद कर रहे हैं तो जो दही वाली फैक्ट्री के प्लांट, मशीनरी, सारे एसिड्स हैं, हो सकता है उनकी मार्केट में फेयर वैल्यू इतनी हो ही ना, दही बनाने में लोग इंटरेस्टेड ही ना हो। हमारे तो वो एसेट इम्पेयर इसलिए नहीं था कि हमें ये नज़र आता कि अगले 10-15 साल हम दही बनाकर बेचकर इससे फ़ायदा कमा लेंगे, वैल्यू इन यूज़ थी। अब अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हम बंद करने जा रहे हैं दही बनाना, तो हो सकता है वैल्यू इन यूज़ कम हो जाए, इतनी कम हो जाए कि बुक वैल्यू से ही कम हो जाए। तो दिस इज एन इंडिकेटर है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो जाएगा, चेक कर लो, हो सकता है ना हो सकता है हो ना हो, तो ठीक है, हो जाए तो थोड़ा सा राइट डाउन कर लेना, ठीक है। सिग्निफिकेंट एडवर्स चेंजेस, जिसमें कौन सी हैं जी? प्लान्स टू डिस्पोज एन एसिड बिफोर प्रीवियसली एक्सपेक्टेड डेट एंड रीअसेसिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड एज फिनिट रादर देन इनडेफिनिट। वही बात है, आपने जो सोचा था अगले 15 साल चलाना है, आपने सोचा नहीं कि हम 10 साल बाद उसको बेचेंगे, 5 साल पहले आ गए, तो कैश फ्लोस कम हो रहे हैं, जो फ्यूचर कैश फ्लोस हैं वो कम हो गए ना, वैल्यू इन यूज। देखो, हर वो चीज़ इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है जो रिकवरेबल अमाउंट को किसी भी तरह से कम करे। कुछ आपके अपने हाथ में, कुछ अपने हाथ में नहीं है। इंटरेस्ट रेट रिकवरेबल अमाउंट को कम कर सकता है, यानी फेयर वैल्यू या कॉस्ट टू सेल को कम कर सकता है, बढ़ के कम कर सकता है, लेकिन आपके हाथ में नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं आ जाना या एसेट टेक्नोलॉजी नहीं आ जाना या मार्केट के अंदर को चेंज आ जाना या लॉ चेंज हो जाना, ये किसी भी तरह से आपकी फेयर वैल्यू या कॉस्ट टू सेल को, फेयर वैल्यू या वैल्यू यूज को कम कर सकता है, लेकिन आपके हाथ में नहीं है। एसेट वैल्यू डिक्लाइन हो गई, वैल्यू डिक्लाइन हो गई, ठीक है, डिक्लाइन हो रही है, तो रिकवर कम कर सकता है, आपके हाथ में नहीं। फिर ऑब्सोलेसेंस या फिजिकल डैमेज है, कम कर सकता है रिकवर अमाउंट को, है, लेकिन है आपके हाथ में, जरा ध्यान से एहतियात से चला लो। फिर सिग्निफिकेंट एडवर्स चेंजेस हैं, जिसमें वेला पड़ा है, आपका प्लांट क्या है, वेला पड़ा है, आइडल पड़ा है, या आप प्लान कर रहे हैं डिसकंटिन्यू करने का, बंद करो यार इसको, या रीस्ट्रक्चर करने का, ठीक है, वो ऑपरेशन जिससे एसिड बिलोंग करता है, तो ये किसी का कसूर थोड़ा ही, आपका अपना डिसीजन, आपका डिसीजन है कि हम बस बंद करने जा रहे हैं। आपने वेले बिठाई रखे बंदे, एसिड वेला पड़ा रहा, तो ये आपके कसूर में आता है, आप इसको अवॉइड कर सकते थे लेकिन नहीं किया, बट ये एक इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन तो है, ठीक है। ऐसे ही सिग्निफिकेंट एडवर्स चेंजेस इंक्लूडिंग प्लान्स टू डिस्पोज एसेट बिफोर प्रीवियसली एक्सपेक्टेड डेट। सोचा था 20 साल चलाएंगे, अब सोचा नहीं 10 साल चलाएंगे, तो भाई साल घटते कैश फ्लो घटते वैल्यू इन यूज घटते रिकवरेबल अमाउंट भी कम। अब आपका अपना एक्सपेक्टेशन चेंज हुआ है, किसी का कसूर तो नहीं है, तो इंडिकेशन इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है, बट कौन सा? इंटरनल। एंड लास्ट इज, आगे भी ये भी था, रीअसेसिंग यूजफुल लाइफ फ्रॉम फिनिट रादर देन इनडेफिनिट। पहले क्या था, पता नहीं कब तक फायदा देगा, इसलिए सुकून में थे, पाते नहीं, लाइसेंस मिला हुआ है हमें यहाँ पर जो है वो नमक निकालने का कान से, और लाइसेंस हमारे पास ही है, पता नहीं कब तक है। हुकूमत ने कहा है कि बस हर 5 साल के बाद 50 रुपये देकर रिन्यू करा लिया करो, बेहतरीन ज़िंदगी, कौन नहीं कराएगा। इनडेफिनिट हम इंशाल्लाह कराएंगे, पढ़ेंगे आई सर्टिफिकेट जाके, ठीक है, इनडेफिनिट है, कोई पता नहीं। लेकिन एकदम से हुकूमत ने कहा बस जो लाइसेंस था आखिरी बार रिन्यू कर रहे हैं, अब एकदम से फिनिट हो गई। अब जो कॉस्ट आपकी पड़ी हुई है सारी की सारी डेप्रीशिएट नहीं हुई उसको अब आप देखोगे, वो बुक वैल्यू है, उसको कंपेयर करना पड़ेगा। ये भी क्या है? इंडिकेशन। तो आपने असेस किया, रीअसेस,
ठीक है, आपकी अपनी कमजोरी थी, आपको सही से, ये आपके अंदाजों की चेंज है बेसिकली, बहरहाल किसी का कसूर नहीं होता। एविडेंस दैट एसेट्स एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज और विल बी एक्सपेक्टेड, ठीक है। अगेन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, एक्सपेक्टेशन से वर्स है, एक्सपेक्टेशन आपकी गलत थी ना, तो आपने एस्टीमेट की गलतियां हैं, दूसरों पर तो नहीं डाल सकते आप। तो बस एक्सटर्नल 3 याद रख लो, एसिड की वैल्यू कम हो गई, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक फैक्टर, लॉ रेगुलेशन चेंज हो गए, या इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। उसके अलावा अगर कोई इंडिकेशन है तो वो, लेकिन नाम उनके भी याद रखने हैं, ठीक है। बस अब और थ्योरी नहीं, अब जरा फटाफट आए एमसीक्यूज पे। ये तो आप नहीं करना है, ये इंपेयरमेंट लॉस ही निकालना है ना, ये आप करें, ये मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेशन वाला कोई भी फिलहाल नहीं कर रहा, ओके। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये पेज 363 है, ये जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी कितनी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा 5 मिनट ऊपर दे दें, बस 5 मिनट तो हो गए हैं, 5 और दे दें, ताकि आपको पता लगे कि हमने घर जाना भी है कभी, तो रिलैक्स, क्लास में रिलैक्स ही बैठना है, ये ना हो कि हम थोड़ा सा टाइम ज़ाया कर दें और फिर हमें ऊपर पढ़ना पड़े। अच्छा देखें, ये होमवर्क में ट्राई करना है आपने, क्योंकि ये सिंपल इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन है। अब पढ़ो इधर, स्प्रिंग 24 में आया, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IS 36? इफ इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स आर प्रेजेंट, एंटिटी शैल एस्टिमेट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट। सही है कि नहीं सही? अगर इंडिकेटर है तो रिकवरेबल अमाउंट निकालनी चाहिए, ये तो सही है। पता नहीं उसने क्या पूछा ऊपर, करेक्ट जब बाल, फिर हम फिलहाल साइड पे लिख रहे हैं। वाइल कंप्यूटिंग इंपेयरमेंट लॉस, एसेट्स कैरिंग वैल्यू इज कंपेयर्ड विद लोअर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल। नहीं नहीं नहीं, रिकवरेबल अमाउंट निकालते हुए तो हायर होता है। इफ रिकवरेबल अमाउंट इज लोअर देन कैरिंग वैल्यू, इंपेयरमेंट लॉस इज ऑलवेज चार्ज टू। अच्छा इसमें ना मुझे थोड़ा शक है, इसमें शक इसलिए है कि उसने क्लियरली ये बताया नहीं है कि कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल। अब देखो ना, अगर रिकवरेबल अमाउंट लोअर है कैरिंग वैल्यू से, मतलब इंपेयरमेंट लॉस है, तो क्या हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा? अगर तो कॉस्ट मॉडल है फिर तो ठीक है, कॉस्ट मॉडल में तो ठीक है, लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल में तो वो सरप्लस को देखकर उसको खा नहीं जाता। अब मैं शक में पड़ गया, पहले अगला पढ़ता हूं, अगर वो क्लियर हुआ तो ठीक है, वरना फिर शक का फायदा देते हुए इसको बरी कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, ठीक है। शक का फायदा देते हुए जज साहब तीसरे को टिक करेंगे, फिलहाल नहीं करना, अभी शक पड़ गया, गल पूरी नहीं की थी उन्हें, ठीक है ना। आगे पढ़ो, एन इंपेयरमेंट लॉस ओनली अराइजेज इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज वेल एज वैल्यू इन यूज इज लोअर देन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यानी दोनों कम होंगे तो देखो ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दोनों कम होंगे बुक वैल्यू से। तो जैसे बुक वैल्यू है 120, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट के अंदर क्या होता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब फेयर वैल्यू जो है वो 80 है और कॉस्ट टू सेल 125 है, तो क्या कोई इंपेयरमेंट है? बोलो, क्योंकि इनमें से हायर निकल के आना, उसने कहना इंपेयरमेंट कब है? जब फेयर वैल्यू 80 है और कॉस्ट टू सेल 110 है। अब दोनों में से हायर भी 110 है, तो दोनों लोअर होंगे बुक वैल्यू से, तो इंपेयरमेंट लॉस आएगा। ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब शक का फायदा देते हुए इसको, शक का नुकसान देते हुए इसको पकड़ लो, ए और डी। पता नहीं सही कौन से, देखते जाना। होमवर्क मैंने देखा नहीं क्या है इसके अंदर, कहीं पर अगर कोई रिवर्सल आ जाए ना, रिवर्सल का एमसीक्यू मेरे ख्याल में शायद इस दफ़ा भी नहीं आया, इस बार तो सवाल दिया उसने, अभी तक रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का एमसीक्यू आया नहीं, मे भी आया हो। अगर इनमें को आया पड़ा हो तो उसको छोड़ देना, माफ कर देना, मैंने रिवर्सल नहीं कराया अभी, ओके। तो ये होमवर्क में, कैलकुलेशन वाला मैं पढ़ नहीं रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू डिटरमिन बोथ एसेट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट एंड वैल्यू इन यूज। नहीं बेटा नहीं। अगर मिसाल के तौर पे मेरी बुक वैल्यू 120 है और मेरी रिकवरेबल अमाउंट, नहीं क्या लिखा हुआ है सर, इट इज ऑल नेसेसरी टू डिटरमिन बोथ फेयर वैल्यू। अच्छा एक मिनट, रिकवरेबल अमाउंट में क्या होता है जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मेरी आ रही है 110, तो क्या करूं, बस इंपेयर कर दूं? नहीं, हो सकता है वैल्यू इन यूज जो है वो 125 हो जाए और जान छूट जाए। अच्छा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मेरी 125, हाँ चलो आगे, जरूरत ही कोई नहीं है। ये सही नहीं है, ये क्या चक्कर है? यानी कि पूरी बात करें तो अगर कोई एक हायर है तो फिर दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ते हैं वो क्या कह रहा है।
इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू डिटरमिन बोथ एन एसिड्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। अब शक में पड़ गए हूं ये वाली बात करके, आगे पढ़ें। एन एंटी शेल एस्टिमेट रिकवर अमाउंट ऑफ द एसिड एट ईच एंड ईयर, ये तो सही नहीं है। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये सही है क्या? हमेशा हमें एसिड की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज निकालनी पड़ेगी? मैं नहीं, मुझे तो ये वाली बात चुभ रही है, मैं तो नहीं मानता। देखो अगर नहीं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगर लेट से आ जाती है, पहले मैंने ये निकालता हूँ नॉर्मली, ठीक है, लेट से ये आ जाती है 90, फिर तो चेक कर लें कि अगला कोई हो सकता है 100, मैंने कहा ना 25-30 पे चला जाए तो बचत हो जाएगी। लेकिन अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही 125 आ गई है तो आगे जाने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में तो फिर सिर्फ 2 सही है। बहरहाल देखें ज़रा आंसर क्या है। मेरा तो सिर्फ बहुत करेक्ट कह रहा है, नन इज करेक्ट। क्यों? दूसरे एंटिटी शेल एस्टिमेट रिकवर, हाँ ये तो सही है ना। हाँ ये कह रहा है, हाँ तो ये भी सही है, मैंने सही तो कहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों ज़रूरी नहीं है, कोई एक अगर हायर हो जाए। ये थ्योरी कहीं पढ़ी नहीं है हमने, नहीं इंडिकेशन नहीं, वो बेटा वो अगली बात कर रहा है, ये कहीं हमने पढ़ी नहीं है, कहीं पे पढ़ी होनी चाहिए थी, 2 दिन पहले पढ़ी होगी, मैंने जब रिकवरेबल अमाउंट पढ़ाई थी। अच्छा ये ज़रा पढ़िएगा, अभी पढ़ लें, पेंडिंग किया था और मारे गए। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू डिटरमिन बोथ एसिड्स फेयर वैल्यू। देखो एक लाइन छोड़ी थी, छोड़ के जाओगे तो एमसीक्यू आ जाएगा, देख लो। मैं कह रहा था कि मैंने पढ़ाया नहीं है शायद, इस वजह से, वरना फौरन आप पिक करते इस बात को। इफ इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू डिटरमिन बोथ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट वैल्यूज, इफ आइदर दीज एक्सीड, दूसरे ਨੂੰ ਛੱਡੋ। जैसे लेट्स से आप वैल्यू यूज पहले निकाल जाते हैं तो फिर वो ज्यादा निकल आई तो फेयर वैल्यू को निकालने की जरूरत ही नहीं है। ओके, उससे मतलब दोनों जरूरी नहीं है, दोनों जरूरी नहीं है। अच्छा यार बहुत टाइम ऊपर हो गया, सुनो अब मेरी बात। ये दोनों ही गलत हैं, ठीक है, बोथ आर, वो ना बोथ आर इनकरेक्ट नहीं लिखा हुआ मैं वो ढूंढ रहा था, ठीक है, नन इज करेक्ट। ओके, अब ऐसे ही आपने बेटा ये सारे एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। आप कहोगे बड़ा इंडिकेटर कर रहा था, देखो आगे शुरू हो गए, इंडिकेटर वाले भी हैं, ठीक है। ये देखो, अच्छा कितने एमसीक्यूज हैं इसके, देखो सारी अटेम्प्ट भी लिखी हुई हैं, जबरदस्त। नहीं 19 में ये है ना कि सवाल नहीं आया था, ओके, तो उसने फिर एमसीक्यूज में घुसा। तो ये सारे एमसीक्यूज करने की कोशिश करनी है आपने, ओके। अच्छा उसके बाद अगली चीज सुने, आप ना सिर्फ एक काम छोटा सा कर लीजिएगा, जो मेरी तरफ से ज़रा माजरत पेंडिंग था, जो कि मैंने चूँकि IS 16 की जान छोड़ गया था बोर होकर। डिस्क्लोजर्स आपको पढ़ाने शुरू किए थे ना, बोलो। डिस्क्लोजर्स आपको जो मैंने पढ़ाने शुरू किए थे, इनमें ये जो पेंडिंग है ना, इनको समझाना मैंने, पेंडिंग मैं नहीं मिटा रहा, लेकिन इनको जस्ट एक रीडिंग देनी है, जस्ट एक रीडिंग देनी है, और फिर IS 16 के MCQs भी आपने होमवर्क में करने हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सवाल मैं लिख रहा हूं, भाई सर से कहना बस 1-2 मिनट, ठीक है। हैं नहीं आए तो कहना सर को कि आपने कहा था कि आज नहीं छुट्टी करनी, मैंने तो इसलिए नहीं की, तो आज 1-2 मिनट दें, सारी क्लासों में मांगने आता है। मेरा दिल है कि रिवीजन के लिए ना आपको कुछ क्वेश्चंस दूं, ज़रा मुझे क्वेश्चंस के ना, मैं नंबर लिखूंगा, मैंने लिखे हुए हैं लेकिन कंफर्म होता जाए, ठीक है, फॉर रिवीजन। असल में ना आपके ना रिजल्ट की टेंशन तो है कोई नहीं, तो संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, 3 दिन है, ठीक है। अब IS 16 के बारे में मैंने आपको कहा था कि IS 16 जो है उसके बारे में आपकी मिसकंसेप्शन ये है कि उसको रिवाइज करने के लिए आप छोटे से छोटा सवाल भी करेंगे, बिल्कुल गलत है, फिर तो कोई नहीं रिवीजन कर सकता इसकी, ठीक है। तो चंद सवाल आपने करने हैं। पास पेपर, अच्छा पास पेपर 4 जो रह गया है ना, वो मैं अभी ढूंढता हूँ, इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग में पिछली दफा वाली अवेलेबल कर रहा हूँ, गले ही पड़ गई है बात, ठीक है। पास पेपर 4 मैंने रिवीजन में रखना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पास पेपर 4 वो शुरू वाला 15-20 मिनट में शायद मैंने करवाया था, तो उसका लेक्चर आपको मैं अवेलेबल करूँगा, लिंक भेज दूंगा, ठीक है। पास पेपर 4 आप कर लीजिएगा, मैं फिर कहूँगा आप पास पेपर 4 रिवीजन के लिए है, तो आपको करवाया है कोई नहीं तो कर ही जाता है, पता नहीं। अच्छा उसके बाद पास पेपर 4 बुक दो, बाकी याद नहीं है, वो भी देखते हैं ना, अभी पास पेपर तो एक दफ़ा देख लें। शेर दिल था, छड्डो, शेर दिल की बजाय कोई और उसका अल्टरनेटिव, सूखी उसका अल्टरनेटिव है, 2 एक जैसे नहीं करने, एक काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 SKL वाला है,
ये भी नहीं करना, चुप कर जाओ अकमल ब्रदर, रहने दो। इसकी बजाय क्वेश्चन बैंक वाला वो जो टेस्ट में दिया था वो करेंगे आप। हाँ 10 पास पेपर 10, उसके बाद ठहर जाओ, मैं पास पेपर पे फिर रहा हूँ ऑर्चर्ड। मैं पास पेपर पे फिर रहा। हाँ स्पटनिक है, स्पटनिक और 16 सूकी TL। ओके अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक आ गया था। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक नंबर 2 जो कारली है ना, वो मैंने टेस्ट में दे दिया था चेंज करके और उसको वहां से कटवा दिया था असल में। ठीक है, क्वेश्चन 2 आपने क्वेश्चन बैंक से नहीं करना। तो सर बस आज 2 मिनट प्लीज सर। जाओ, कौन है यार सर को? मैंने कहा भी था, तुमने कहा सर आए नहीं, धोखा दिया मुझे। क्वेश्चन बैंक 3 और 4 ना करो, बल्कि टेस्ट नंबर 3 का क्वेश्चन था ना वो, जो मैंने ओमेगा बना दिया था इसी का, ऑर्चर्ड का। टेस्ट 4 का था, ठीक है, OL टेस्ट 4 ओमेगा लिमिटेड। वो इसलिए बेहतर है कि उसमें ज़रा बल्कि हाँ ठीक है वही करो, ओमेगा ज़्यादा बेहतर है। डिस्पोजल तो दोनों में ही है ना, डिस्पोजल ये वही सवाल है। मैंने प्लांट को ज़रा बेहतर किया था। प्लांट ना बहुत सिंपल है, देखो अब तो आपको पता लग गया है कि प्लांट जो है उसका कॉस्ट मॉडल हो। एक मिनट अभी देना, I36 खोल के हैं। अगर कॉस्ट मॉडल हो तो उसमें क्या है जी, आपने बस एक लाइन जोड़कर रिकवरेबल अमाउंट लिख लेनी है और इम्पेयरमेंट लॉस कहानी खत्म। आगे डिप्रेशन भी आपको आ गई है, तो उससे ज़्यादा बेहतर है वो जो हमने काम किया था। ठीक है, अच्छा पास पेपर 4 और 5 मैंने करवा दिए ना आपको, बोलो बस यही करने हैं, ज़्यादा नहीं। पास पेपर 4 5। क्वेश्चन बैंक से कुछ सवाल देना चाह रहा हूँ। I36 खोल के देना सी पाए ना। कौन सा चैप्टर, कौन सा पेज है क्वेश्चन बैंक का? बस यही 2 पास पेपर जो करवाए हैं आप, ज़्यादा नहीं। ओके, खुद से नहीं करने वरना फंस जाओगे, ऐसे ही मुंह उठा के बैठे होगे। सर भी आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन बैंक 3, क्वेश्चन बैंक 4, क्वेश्चन बैंक 3 और 4 ये भी आपने करने हैं। ठीक है, और इनके साथ ही आपका जो होमवर्क है वो मैंने बता दिया आपको, दोनों के MCQs हैं। ओके, मैंने चेक भी करना है। भाई आ जाओ, इधर आ जाओ ना, आ जाओ, तुम खड़े रहते हो पहले उधर मूड आ गए हैं, आ जाओ, शर्म आती है तुम्हें? MCQs करने हैं आपने IS 16 के, ऑल MCQs। ठीक है, मैंने ये चेक भी करना है वर्किंग शर्किंग हुई हो आपके रजिस्टर्स के ऊपर। ये नहीं हम कर रहे हैं सर ये सोल्यूशन देख के, और IS 36 के। ओके, और जिनका थोड़े से बच्चों का रिजल्ट है उनके लिए बहुत दुआएं, बेस्ट ऑफ लक। बाकी इंशाल्लाह ट्यूसडे को लाजमी आ जाना, वरना रिवर्सल के लिए इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। अल्लाह हाफिज़। ओ वेंसडे